सर्व शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के प्रश्न बैंक जो कि हिंदी विषय का है इसे हम देखेंगे और इसमें हम प्रश्न क्रमांक 6 और 7 के उत्तरों को देखेंगे और आप इन उत्तरों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये दिया हुआ है आपको प्रगतिवाद की दो विशेषताएं हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें दिया हुआ है प्रगतिवाद की दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि शोषकों के प्रति विद्रोह। प्रगतिवादी कविता में पूंजीवादी शोषक वर्ग के प्रति गहरा आक्रोश और विद्रोह का स्वर मुखरित होता है। शोषकों का पक्षधर यह साहित्य समाज से गरीब, मजदूर और किसान जैसे शोषित वर्गों के जीवन और संघर्ष को चित्रित करता है और उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। ये प्रगतिवाद की दो विशेषताएं हैं। इससे अधिक आपको उसमें कुछ नहीं लिखना है क्योंकि इसमें आपको जो है 2 अंक का प्रश्न होगा और आपको 2 अंक के प्रश्न में सिर्फ 30 शब्द लिखने होते हैं। तो लगभग ये उससे अधिक ही आप मान के चलिएगा। तो आपको 2 अंक के इस प्रश्न में सिर्फ 30 शब्द लिखने हैं। तो ये जो 2 पॉइंट हैं आप उसमें लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि एक जो दूसरा प्रश्न था, नई कविता की कोई दो विशेषताएं। तो हम नई कविता में आएंगे। तो नई कविता की यहाँ पर 2 विशेषताएं यहाँ पर दी हुई हैं। पहली है कि लघु मानव की प्रतिष्ठा। इसमें जो है जो मानव है उसकी प्रतिष्ठा, व्यक्ति और उनके जीवन के सुख दुख को महत्व दिया गया है, यानी मानव के जीवन को महत्व दिया गया है। ठीक है। दूसरा है प्रयोगों में नवीनता। इसमें नए नए विषयों, प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग किया गया है। तो ये नई कविता की 2 विशेषताएं हो गई। ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 था, छायावादी युग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो छायावादी युग की जो है 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं कि व्यक्तिवाद की प्रधानता है इसमें, यानी व्यक्ति प्रधान है। इसमें कवि ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभूतियों को प्रमुखता दी, यानी कवि जो है ना उसमें अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और जो अपनी अनुभूतियाँ जो उसे महसूस होती हैं वो उसने इसमें प्रमुख रूप से दर्शाई हैं। तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति को सजीव प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है जिसमें मानवीय भावनाओं का आरोपण किया गया है। तो माफ कीजिएगा, छायावाद की जो है 2 प्रमुख विशेषताएं हो गई हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। मैंने यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं आपको, मैं आपको प्रश्न पढ़ के बता रहा हूँ लेकिन उत्तर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 है। रीतिकाल में श्रृंगार रस का वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है, यानी रीतिकाल में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये श्रृंगार रस जो प्रमुख रूप से इसमें वर्णन किया गया है। इस काल में जो कवियों ने प्रेम को, सौंदर्य को, नायिका भेद का विस्तृत चित्रण किया है जिसके कारण इसे श्रृंगार काल कहा गया है। तो आप इसमें इतना कर सकते हैं कि रीतिकाल के इस वाले प्रश्न में आप सब श्रृंगार रस को ध्यान कर लीजिए और इसमें प्रेम, सौंदर्य और नायिका को याद कर लीजिए। तो फिर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार रस का वर्णन प्रमुखता से किया गया है। इस काल के कवियों ने प्रेम, सौंदर्य और नायिका भेद का विस्तृत चित्रण किया, इसलिए इसे श्रृंगार काल कहा जाता है। इतना सा है। इसमें आपको लॉजिक लगाना है थोड़ा सा। इसमें भी हर प्रश्न में जब आप लॉजिक लगाएंगे ना तो प्रश्न से ही उत्तर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगला प्रश्न आप देखेंगे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें पहला ही शब्द आ गया भक्ति काल। तो ये 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 6 का 5वां प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर भक्ति ही प्रथम रहेगी ना, या भक्ति काल लगाया गया है। तो हम देखते हैं उत्तर। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में भक्ति, देखिए मैंने कहा था ना कि भक्ति, प्रेम, मानवता पर आधार है ये इस काल का। उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई है। इस दौरान तुलसीदास, सूरदास, कबीर जैसे महान कवियों ने समाज में धार्मिक और सामाजिक चेतना का प्रचार किया है। तो ये आपका 5वां प्रश्न हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 6ठा प्रश्न और ये 6ठा प्रश्न का उत्तर है आपके पास। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है प्रगतिवादी जो काव्य है उसकी विशेषताएं लिखनी थी। तो 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें हम
मैंने 5 दी हुई हैं, लेकिन आप इसमें से कोई 3 कर लीजिए, बहुत है। तो पहली है समाज का यथार्थवादी चित्रण, यानी जो समाज उस समय जैसा था वैसा उसका चित्रण किया गया है। जो शोषक हैं उनके प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति जो है सहानुभूति है। फिर शोषण मुक्त समाज की स्थापना का आह्वान किया गया है और मार्क्सवादी दर्शन का इसमें प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और फिर अगर लास्ट पॉइंट है श्रम और संघर्ष का महिमा मंडन जो है इसमें किया गया है। ये जो प्रश्न थे ये प्रश्न क्रमांक 6 के प्रश्न थे जो हमने अभी देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक जो 7 है क्वेश्चन बैंक में, उसका पहला ये प्रश्न का जो है उत्तर, क्वेश्चन नंबर 7 का पहले का ये उत्तर है। तो पहला प्रश्न है कि शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय इस प्रश्न के माध्यम से आपको समझना है और ये उसका उत्तर है। शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति की बोली भले ही मधुर और शांत लगे, लेकिन उसके शब्दों में तीखापन, क्रोध या व्यंग छिपा हो सकता है। यह बाहरी दिखावे और आंतरिक भावों के बीच के विरोधाभास को दर्शाता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का पहला उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट आसानी से कर सकते हैं, एकदम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं। तो इसमें प्रश्न है, मैं प्रश्न आपको पढ़ रहा हूँ लेकिन प्रश्न मैंने यहाँ पे दिए नहीं हुए हैं, सिर्फ उत्तर ही उत्तर है। तो आप प्रश्न जो है PDF से लिख लीजिएगा, उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से। मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको जितने शब्दों में कहा गया है उतने शब्दों में मैंने आपको लिख कर दिखाया है। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप एज इट इज़ इनको ही याद कर लीजिएगा। बहुत आसान शब्दों में और सरल भाषा में आपको इसमें मैंने उपलब्ध कराया है। तो दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 है 7 का। कैमरे में जो बंद अपाहिज कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय ने मीडिया की संवेदनहीनता और व्यावसायिकता पर करारा व्यंग किया है। वे दिखाते हैं कि कैसे मीडियाकर्मी एक अपाहिज व्यक्ति के दुख को बेचकर पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी मानवता और करुणा खत्म हो चुकी है। यानी मीडिया किस तरीके से संवेदनहीन होकर सिर्फ व्यवसाय का माध्यम कर रही है और सिर्फ व्यवसाय करने पर तुली हुई है, ये उसमें उन्होंने कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से दर्शाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता। तो इसका उत्तर है, कवि हरिवंश राय बच्चन को यह संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ के लोग स्वार्थी हैं और केवल सांसारिक लाभ के पीछे भागते हैं। यहाँ प्रेम, भाईचारा और सच्ची भावनाएं कम दिखाई देती हैं। कवि को यह संसार अपूर्ण और स्वार्थ से भरा हुआ लगता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का ये तीसरा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इसको देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक अब हम 4 पे आएंगे। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य है कि बच्चे अपनी पतंग उड़ाते समय जो जोर जोर से हंसते हैं और शोर मचाते हैं, उसकी गूंज चारों दिशाओं में फैल जाती है। यह उनके उत्साह और खुशी को दर्शाता है, पूरी दुनिया में गूंजती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो गया। आप आसानी से कॉपी में लेकिन जरूर नोट कर लीजिए आप अपनी इनको। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। कवि हरिवंश राय बच्चन संसार एवं स्वयं के संबंध के बारे में क्या बताते हैं। तो कवि हरिवंश राय बच्चन संसार और स्वयं के संबंध को क्या बताते हैं, विरोधाभासी मानते हैं। यानी एक दूसरे से वो विपरीत हैं। वे कहते हैं कि संसार उन्हें स्वीकार नहीं करता और वे इस संसार को नहीं मानते। यानी दोनों ही अलग है, संसार उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहता और वो इस संसार को नहीं मानते। तो ये विरोधाभासी विचार है, क्योंकि यह संसार स्वार्थ और दिखावे से भरा है, ये उन्होंने कहा है। इसलिए वह इस संसार को स्वयं के संबंध में जो है वो विरोधाभासी मानते हैं। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
जो है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें बताया गया है कि आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है। तो जो आत्मपरिचय कविता है उसमें हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के कई विरोधाभासी पक्षों को उजागर किया। वे कहते हैं वे संसार से कटे हुए नहीं हैं, बल्कि संसार के साथ उनके संबंधों में टकराव है। वे अपने जीवन में प्रेम और निराशा दोनों को महसूस करते हैं। वे अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, किसी से शिकायत नहीं करते और अपने हर सुख दुख को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। अपने गीतों को भी दर्द के साथ याद करते हैं। ये उन्होंने आत्मपरिचय कविता में अपने पक्षों को उभारा है। हम अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक ये है 7। कवि हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जग किन्हें पूछता है और क्यों। तो इसका उत्तर है कवि हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जग उन्हीं को पूछता है जो जग की चाटुकारिता करते हैं और उनके अनुसार जीवन जीते हैं। वे ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो समाज के बनाए गए नियमों का पालन करते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। इसके विपरीत कवि कहते हैं कि वह किसी की परवाह नहीं करते, बल्कि अपने मन की सुनता है। जी हाँ, हमें हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए। तो हम अगला प्रश्न 8। कवि हरिवंश राय बच्चन अपने हृदय में किस तरह के भावों को रखे हुए हैं। ये प्रश्न हो गया। इसका उत्तर है कवि हरिवंश राय बच्चन अपने हृदय में विरह, प्रेम, आनंद, अवसाद जैसे परस्पर विरोधी भावों को संजोए हुए हैं। वे कहते हैं कि उनके हृदय में प्रेम की आग जल रही है। वे अपने प्रेम से व्याकुल हैं। इसी व्याकुलता में वह अपने गीतों को दर्द के साथ याद करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता। तो उन्हें क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन को अपने मन में प्रेम मस्ती से भरा हुआ संसार लिए हुए हैं, यानी कि वो अपने इच्छा अनुसार जीना चाहते हैं। जैसे कि आपने पिछले प्रश्न में उनको देखा होगा कि उत्तर दिया होगा कि वो अपने मन से जीना चाहते हैं। इसमें वह सुख दुख दोनों को समान भाव से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि सुख में ज़्यादा सुखी हैं, दुख में ज़्यादा दुख है, ऐसा नहीं है। वो सुख में सुखी है, सामान्य है, दुख में भी वो सामान्य है। और वह अपने मन से, उन्होंने कहा है कि वह अपने मन से जो है अपने इस संसार को जीना चाहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो है आपका 10 जो ख़त्म हो चुका है, और माफ़ कीजिएगा 9 ख़त्म हो चुका है। इसमें एक प्रश्न जो है रिपीट हो चुका था, इसलिए हमने उसको नहीं लिया हुआ है। वह प्रश्न क्रमांक जो है 10 है, इसलिए आप इन्हीं 9 प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 6 के जो 6 प्रश्न थे वो हमने आपको पहले ही ऊपर बता दिए हैं। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर आपको कोई और वीडियो, वैसे तो मैं ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि ध्यान से पढ़िए, और आपको जो भी स्टडी मटेरियल लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल इसी फॉर्म में लाऊँगा और आपको इसकी PDF भी मैं उपलब्ध करवा दूँगा जल्दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।